अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इसार राना साहब और सीनियर एनालिस्ट ताहिर मलिक साहब। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे तहरीक इंसाफ के बाद अब JUIF और जमात इस्लामी भी मुतहरिक हो चुके हैं हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी जो है वो तहरीक चलाने के लिए। साथ ही साथ आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के ऊपर वाइट पेपर आज तहरीक इंसाफ ने जारी किया है। तो अब क्या जो है मामलात होने वाले हैं, क्या हुकूमत को अब ये सब पार्टीज मिलकर जो है वो टफ टाइम देने के लिए उन्होंने तैयारी पकड़ ली है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ अब बात करेंगे कि रवा इंतखाबात में जो है एक मैंडेट लेकर जीतने की बात की गई थी नवाज शरीफ साहब की जानिब से। उनको लग रहा था कि वो बहुत अच्छे मार्जिन से लीड करेंगे, जीतेंगे, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो मामला कुछ और ही था। और फेस सेविंग के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने वजारत उज़्मा का जो मनसब है वो शहबाज शरीफ को दे दिया। अब जो है सूरत हाल कुछ ऐसी है कि शहबाज शरीफ से भी पार्टी कुछ जो सीनियर लीडरान है वो खुश नहीं है, एसएच कशमकश पाई जाती है पार्टी में। तो क्या नून और शीन जो है वो अलग हो जाएगी? इख्तलाफात की क्या वजूहात हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया, जहाँ पंजाब हुकूमत और IG जो हैं वो तो टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ है, लेकिन एक जो पुलिस एहलकार है उसको टारगेट किलर का निशाना बना वो। और साथ ही साथ जो है उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मलिक साहब। मलिक साहब, क्या लग रहा है आपको कि अब जो है तहरीक इंसाफ ने एक वाइट पेपर जारी किया है मुबैना इंतखाबात में धांधली के खिलाफ? हुकूमत जो है अब क्या उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है? मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि अब उन्होंने एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है, क्या लग रहा है? देखें, अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो ये बड़ा नॉर्मल सी बात है। ये हमेशा ही इस तरह हुआ है। और ये जो आपने कहा जी बुरा वक्त शुरू हो रहा है या हो चुका है, ये तो 8 फरवरी का राग है जो अभी भी तक चल रहा है। असल में उनका जो केस है वो बड़ा सादा सा है। मैं PTA का केस बताना चाह रहा हूँ। और इस केस से पहले भी मैं एक छोटी सी कम्युनिकेशन की एक टेक्निक्स है जो वर्ल्ड वाइडली समझी जाती है, वो है रेपिटिशन। मतलब किसी ज़माने में जब हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू की तो उसमें एक प्रोपोगंडे की एक साइंस ईजाद हुई थी। वो ये थी कि आपने एक काम जो है ना बार बार कहते जाएं, बार बार कहते जाएं, बार बार कहते जाएं, इतनी दफ़ा कहे कि सुनने वाले को ये यकीन हो जाए कि वो सच है। तो ये तो है ही सच। मैं PTA की बात कर रहा हूँ। PTA का आर्गूमेंट ये है कि 8 मई के, आज मैं उनकी कैलकुलेशन देख रहा था कि अगर 8 फरवरी के आप 45 फॉर्म्स इकट्ठे कर लें। 45 फॉर्म्स क्या है? जब आप किसी जगह जाते हैं, जब जहाँ जिस जगह वोट डालते हैं ना, तो वहाँ जो गिनती होती है, वहाँ जो ऑफिसर RO बैठा होता है वो जो आपको लिख के देता है कि आपके 50 राने के 100 ताहिर मलिक का 1 इतने इनके वोट है, मैंने साइन, इसको फॉर्म 45 कहते हैं। ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन उससे बड़े अफसर के पास, आसान जुबान में बात कर रहा हूँ, वो उसको सामने रख के फॉर्म 47 बना देता है। अब इनका कहना है जो असल फॉर्म है वो तो 45 है जहाँ काउंटिंग हुई है, उससे ये कह रहे हैं कि 180, ये इनका क्लेम है। अब खुदा जाने सच है झूठा है, वो तो मेरा काम नहीं है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो आपने वाइट पेपर की बात शुरू की। 180 सीटें हमारी हैं। अच्छा, अब आपको ये भी पता कि हमारे यहाँ आपकी वो मखसूस नशिस्तें होती हैं, आपकी इसी प्रपोर्शन से आपको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। तो सीधा सीधा ये 200 प्लस है। सीधा सीधा 200 प्लस होने का मतलब है कि ये सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की हुकूमत इसको मिल जाती है। और जब इसको हुकूमत मिलती है तो फिर एक पूरी गेम बदल जाती है। अब ये जमात टेक्निकली 8 फरवरी के इलेक्शन पे खड़ी होगी। इनके लिए 9 फरवरी आज नहीं रहा। इनका एक ही केस। अब केस क्या है? ऊपर से लीडर जेल में चला गया। अब ये आर्गूमेंट कर रहे हैं जो मैं बार बार, जो पहले मैंने आपसे कहा, जब तक आप चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो लोग भी भूल जाते हैं। अब इसीलिए इन्होंने ये वाइट पेपर शो किया कि जनाब आपको ये रिमाइंडर है। बेसिकली दिस इज़ अ रिमाइंडर। और इसमें इशू क्या है कि आपकी पटिशन्स है। पटिशन कहाँ है जिन पे इनका इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि हमारे साथ फिर इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी थी। अब वो तो जनाब सारी पटिशन है। अब पटिशन पता नहीं वो 1 साल में आती हैं, 2 साल में आती हैं, 4 साल में, 5 साल आती हैं। लॉजिकली जो अक्ल कहती है, वैसे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में लॉजिकली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना खुद इन लॉजिकल है। मेरा मतलब मेरे पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि आपने अगर इलेक्शन 8 फरवरी को कराया है, अच्छा ही या बुरा है, इसका हक है, मेरा हक है मैं दरख्वास्त दूँ। तो अगर आप उसकी हियरिंग ही नहीं कर रहे, उसमें कट्टी कट्टा नहीं निकाल रहे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि आप धांधली को रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो ये सारा वाइट पेपर का जो क्रक्स है वो ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे वो अनफेयर थे, धांधली हमारे साथ ज्यादती हुई, तो उसका ये एक रिमाइंडर है। इसार साहब, क्या लग रहा है आपको, अब जैसे कि मौलाना फजल रहमान भी एहतजाजी तहरीक की तरफ गामजन है, तो क्या लग रहा है हुकूमत जो है एसएच टैकल कर पाएगी मौलाना फजल रहमान को, उनके एहतजाज को? नहीं, हुकूमत टैकल कर पाएगी या नहीं, ये हुकूमत को इतनी कैपेबल नहीं है कि इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि टैकल कर पाएगी।
आप ये कहें कि जिनसे शिकायत है वो टैकल कर पाएंगे कि नहीं। हुकूमत तो इरेलीवेंट है, वो तो बेचारे इतने बेबस हैं कि वो वजीर ख़जाना और वजीर दाखिला को नहीं संभाल पा रहे। उन्होंने क्या टैकल करना है, ये टैकल किसी और ने करना है। और मैं आपको ये बताऊं कि अब ये संजीदा हल्कों में बहस शुरू हो गई है। मैं आपके प्रोग्राम में एक बड़ी बात कहने लगा हूँ, आगे जाके ये बात आप देखिएगा मैच्योर हो जाएगी कि अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात दोबारा कराए जाने के मुतालिक भी सोचा जा रहा है कि फिर इंतखाबात एक दफ़ा करा दिए जाए और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। तो ये अब सोच डेवलप हो रही है कुछ संजीदा हल्कों में, ठीक है। अच्छा, अब क्यों हो रही है भाई? हमारा इलेक्शन कमीशन दुनिया का सबसे अनोखा इलेक्शन कमीशन है। मलिक साहब, आपको याद है अभी कुछ दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब ने इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। आज की ताज़ा खबर सुन लें, जो मौजूदा इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है ना, वो बीमार हो गए। वो बीमार, अच्छा, उनकी जगह जो पहले बीमार थे ना, वो वापस आ गए, वो ठीक हो गए, वो ठीक हो गए। अच्छा। यानी ये बारी बारी का बुखार जैसे नहीं होता, बारी का बुखार, ये बारी की बीमारी है। ठीक, कि पहले एक बीमार हुआ, उन्होंने कहा यार मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, तो उन्होंने कहा ये खूबी है हमारे वजीर आज़म में, उनकी कमर नहीं खराब हुई जब से वो वजीर नहीं, वो हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ वो कब अच्छा, वो भी होगी। हाँ, अच्छा। तो अब नए चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आ गए। वो पहले बीमार थे, अब नए बीमार हो गए, वो चले गए और अब वो इधर आ गए। 158 इलेक्शन पटिशन हैं इन इंतखाबात के हवाले से, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि आप उन्हें, अगर आप सच्चे थे तो आप उनकी फौरी समाअत करते और फैसले दे देते। 158 पटिशन्स आपके पास महफूज हैं, आप उन्हें सुन नहीं रहे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी मैं राजा हूं और 24 करोड़ मेरे जो हैं अवाम है और मैं अपनी मर्जी का बादशाह हूं, मैं चाहूं तो मैं सदर से मिलने से इनकार कर दूं और मैं उसी दिन अमरीकी सफीर से मिल लूं जाके, और फिर मैं बयान भी दे दूं कि उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं था, इनसे मिलने का फायदा था। उन्होंने कोई वीजा वगैरह लगवाना चाहिए, क्या था वो, मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, तो वो कहते थे जी सदर मुमलिकत की क्या हैसियत है भाई, मैं तो अमरीकी सफीर से मिलूंगा जो असल वाइसराय है, ठीक है। इन तमाम हालात के अंदर मैं ये समझता हूं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देते और एक गैर जानिबदार वहां पे वो बैठ जाता आके, एक इसके ऊपर आप कमीशन ही बना देते, चले जुडिशियल कमीशन ही किसी जज के साथ बना देते और कहते जी तहकीकात कर लें। सॉरी आपकी बात करूं, उन्होंने इसका भी मुतालबा किया कि जुडिशियल कमीशन बनाया, उन्होंने कमीशन बनाने का मुतालबा किया, साथ में इस्तीफे का मुतालबा भी किया। अच्छा, मेरी उनसे शायद बातें मिल रही हैं, मुझे नहीं पता, मैंने वैसे ऐसा उनकी बहुत रूहानी ताकतें हैं वो मैंने सुनी नहीं, लेकिन देखें जमहूरी सोच एक ही तरह की होती है, ठीक है। सो मैं ये समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जरा बाहर मैदान में आना चाहिए ना, पता नहीं कहाँ गायब है वो। उनको तो बहुत दिनों से मैंने देखा भी नहीं और बहुत दिनों से उनका कोई बयान नहीं आया, कोई उनका वो कोई इजलास नहीं हुआ, कोई वो तो एक दफा नून लीग ने शाम को एक इजलास किया था, उसमें उन्होंने कहा कि ये चीजें ऐसे नहीं है, तो ठीक है, 1 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया था कि भाई नून लीग को ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन जो सिंगर लार्जेस्ट पार्टी थी उसको नहीं सुनना आपने, उसके साथ आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने जब अपने बायलाज के मुताबिक पार्टी इलेक्शन करा दिया, उस पर भी आपको एतराज है। आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कभी इस्तेकाम ना है, कभी सियासी इस्तेकाम पैदा ना हो। आप हमेशा इस तरह के फैसले करते हैं कि अदम इस्तेकाम बढ़े। अब अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है, मौलाना फजलुर रहमान बाहर आ गए, पीटीआई बाहर आ जाती है, जमात इस्लामी ने ऐलान कर दिया है, तो पीछे क्या रह जाएगा? शहबाज शरीफ साहब वो बेचारे किस जोगे हैं कि वो सारी चीजें, तो कौन है जो ये अदम इस्तेकाम की तरफ ले जा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अदम इस्तेकाम, ये सारा कुछ ले जाके कहीं अक्टूबर नवंबर में नए इंतखाबात की वजह ना बन जाए। फिर से लग रहा है आपको? मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन के रोल पर अगर हम बात करें तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला वहीं का वहीं है। आखिर इतने दिन हो गए, इसमें कबाहत क्या है? अगर एक पार्टी कह रही है कि हमें सही जो है वो रिजल्ट चाहिए, तो इसमें कबाहत क्या है इलेक्शन कमीशन को? ऐसे पता उनका नहीं, तो रोल ही है ना। वो बड़ी सादा सी बात है, एक निज़ाम है, निज़ाम ने एक फैसला किया हुआ है कि ये रिज़ल्ट हमने लेने चाहिए। फिर वो मैं तो हमेशा बड़ी इज़्ज़त एहतराम से नाम लेता हूँ, बल्कि मैं नाम लेने से पहले मेक श्योर करता हूँ मैं वुज़ू शुरू किया हुआ। मैं फैसल वाडा साहब को मैंने 2000 दफ़ा कोट कर चुका हूँ।
तो बात ये है कि जब एक निज़ाम ने ये फैसला किया कि मिस्टर ए पे क्रॉस है, और ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ की सियासत की नई कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें याद है, मैं ख़ुद भी एक ज़माने में पॉलिटिकल हम रिपोर्टिंग करते थे, तो जब बेनज़ीर की 2 दफ़ा हुकूमत ख़त्म हुई, 8वीं तरमीम उस ज़माने में लगती थी, सदर पाकिस्तान के पास ये पावर थी, तो बच्चे को पता था अब ये इलेक्शन होगा तो नवाज शरीफ जीतेगा। जब नवाज शरीफ पे 8वीं तरमीम लगी तो बच्चे को पता था। स्वाय इलेक्शन कमीशन के पूरे पासन को पता होता है कि किसने जीतना है, किसने आना है। तो मुझे तो इसमें कोई ऐसी कबाहत नज़र नहीं आ रही। और आप लोगों को ये राने का काम है, ये ठीक है, होप पैदा करता है, मुझे इससे कोई इख्तलाफ भी नहीं, ना मेरा मसला ये होप पैदा करे, ज़रूर करे। मगर मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको परमानेंट एक पोजीशन पे बैठा हूँ, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ना खान ने बाहर आना है, ना ये नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होने हैं, इन्हीं ने हुकूमत करनी है, और इन्हें पैसे चाहना कुछ ही आना है। इसार साहब, अब जैसे कि ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि जो बानी पीटीआई ने बाहर नहीं आना, तो ये जो इतनी तहरीक चला रहे हैं, और अब जो है मौलाना फजल रहमान भी साथ आ गए, जमात इस्लामी भी साथ आ गई, तो हो सकता है इन सब का मिलकर कोई प्रेशर डेवलप हो जाए। नहीं, वो उस प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे लड़ाई चल रही है वो कोई और है, ठीक है ना। तो मैं तो इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि उन दोनों फरीकों के दरमियान कहीं ना कहीं राब्ता पैदा हो चुका है। मैं तो आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ फोर्सेस ऐसी हैं, उनमें कुछ साबिक वुज़रा हैं, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कुछ अदलिया के कुछ लोग हैं रिटायर्ड, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसे किसी तरह कम किया जाए, क्योंकि संजीदा हल्का ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का सियासी निज़ाम नहीं चल सकता। तो जब ये दोनों ही हकीकतें हैं, तो इन दोनों हकीकतों को क्यों नहीं करीब लाया जा रहा? और इसका फ़ायदा अगर वो लोग उठा रहे हैं जो अदालतों को मतलूब थे, या जिनके ऊपर अदालतों ने सजाएं दी हुई हैं, तो और फिर इसका नुकसान अवाम को हो रहा है, तो बेहतर ये है कि कौन से उनके कोई आपस में कोई वो हुए में जिंदगी में बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां सुधर जाती हैं, गलत फहमियाँ होती हैं, गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं तो इस बात को फिर दोबारा से फोर्सफुली कहता हूँ कि पीटीआई को और इस्टेब्लिशमेंट को अपने दरमियान तनाज़ात को ख़त्म करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान एक मुस्तहकम पाकिस्तान बने। पाकिस्तान को इतने चैलेंजेस हैं कि उसके ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल फोर्स है असल वो, और पाकिस्तान की जो असल फोर्स है, ये दोनों एक जगह पे खड़े हों, ताकि हम पाकिस्तान के को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको किसी तरह डील कर सकें। मलिक साहब, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एहतजाज या तहरीक या सड़कों की सियासत अफोर्ड कर सकता है? हमारे हालात हैं ऐसे अभी? ये तो 76 का एक फ़िक्र है, वो मतलब 1970 में भी यही था, 60 में भी यही था, 1980 में भी यही था कि मगर अल्लाह का शुक्र है करता है, बेहतरीन करता है। हर इलेक्शन पे धांधली का इल्ज़ाम लगा है, हर इलेक्शन पे लड़ाई हुई है, हर इलेक्शन पे यही बिल्कुल केसर चली है कि जनाब आप फिर इलेक्शन करा दें तो ये हो जाएगा, वो कर देगा। नाजुक मोड़ भी रहता है, मोड़ भी वही है, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान, ये मैं उनको तंज नहीं पूछ रहा, पाकिस्तान कंसिस्टेंटली राइजिंग है। पाकिस्तान की जो मर्जी कह लें क्वालिटी ऑफ लाइफ, मुझे इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बेहतर हुई है, या गाड़ियाँ ज़्यादा हुई हैं, यहाँ माशाल्लाह बड़े बड़े प्यारे बड़े डीएचए बने हैं, बड़े बड़े घर हैं, मैं गुजरते देखता हूँ सलाम करता हूँ यार कितने माशाल्लाह। लेकिन गरीब तो पिस रहा है ना। तो गरीब तो वो पिस रहा है, वो तो सदियों से पिस रहा है, तो वो क्या फ़र्क है, वो तो चलता रहेगा। जो आप जिस तरह आप कहते हैं ना कि हाय अल्लाह वो जो जमात इस्लामी बाहर आने लगी है, तो बस पता नहीं अब क्या होने लगा, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। 1970 में तुम्हारी पैदा होने के 3000 साल पहले की बात है, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे, तो उनकी 4 सीटें थी। कितनी थी? 4। अब कितनी है? खबरें पढ़ती हो ना, 4 से कम है। पिछले इलेक्शन में कितनी थी? 4 थी। वो 4 से 4 कदम आगे नहीं जा सके। तो इतनी अगर उनके पास इत्तेजाज है, अब नए जो उनके अमीर आए हैं, मुझे लगा कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता सोच रहे हैं कि हम फिर वो पॉलिटिकल वो अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं, इत्तेजाज की सियासत पे आ रहे हैं, महंगाई पे आ रहे हैं, किसानों पे आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको भी ये समझ आई है कि वो एक चीज़ लेके चले थे, पाकिस्तान में इस्लाम लेके आ रहा है।
भाई मेरा ख्याल है ये मुसलमान है, मेरी राय है कि ये मुझे तो कोई यहाँ पे नज़र नहीं है इस्लाम का दुश्मन, सारे इस्लाम पसंद है। मगर हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, मैं को मज़हब की दायरे में नहीं दाखिल होना चाह रहा, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है कि हमारी जो टेस्ट है, जो जायका है ना हमारा सियासी, उसमें हमारा मज़हब इतना शामिल नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं मज़हब को हम पसंद नहीं करते, मज़हब एक सेपरेट चीज़ है, पाकिस्तानी के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो आप तो 4 से 5वीं सीट कभी नहीं ले सके। मौलाना क्या है, मौलाना कभी एक महदूद सा एक दायरा है, एक KP की है, एक बलोचिस्तान है, वहाँ पे उनकी 2-3 गेंदें होती है, एक गेंद होती है अपना या कश्मीर के वो हेड होते हैं या मैं तो परसों भी मैंने कहा था, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये आपने मेरे दिल की आवाज़ बने हैं, आपने बिल्कुल सच कहा कि ये पाकिस्तान के लोगों का हक है, इसको रूल करें, आपने बिल्कुल सच कहा कि रियासत का काम है खिदमत करें, आपने बिल्कुल सच कहा कि सरकारी मुलाजमों का काम नहीं है कि इस पर रूल करें। मगर अगर आप इतने प्रिंसिपल हैं तो आपने गवर्नर को भी कि इस्तीफ़ा दे दें, आप बात करें। तो पॉइंट सारा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है ना, उसमें भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। पाकिस्तानी मेरा ख्याल है दुनिया में मोस्ट इमोशनल मुसलमान है। क्यों राना, मैंने गलत बात की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मेरी राय है। ये मतलब इनकी जो मोहब्बत है इस्लाम से, नबी पाक से, वो अपनी जगह वो दुनिया में सबसे ज़्यादा, मगर पॉलिटिकली मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने नंबर 1 नंबर 2 इससे भी ज़्यादा जो सख्त बात है कि ये भी हमारे 76 साल की तारीख है। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी से बड़ी सियासी जमातें आई हैं, उनकी बगैर एक भी तहरीक यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकी। उन पूछना ना मुझसे उनसे। चलो अगला सवाल करो। नहीं उनकी मैं आज प्रोग्राम के बाद जो दसांगा, फिर अभी नहीं बता सकते आप, तो कल प्रोग्राम नहीं करना। इसार साहब ये बताइएगा कि जैसे कि अभी जो है वो ये इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, जो है अब जो है कमेटी बनाई जाए, इस पर तहकीकात कराई जाए। तो आखिर इसमें क्यों नहीं इतना डिले क्यों आता है? जब इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं तो आवाम को एक उम्मीदें होती हैं कि उनको उनका मैंडेट दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अवाम के मैंडेट पर डाका डाला जाता है और अब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है, तो क्या ये फुलफिल होगा? क्या उनको सामने आके जो है वो फॉर्म 45, 47 का मसला हल करना चाहिए? देखें बात ये कि तो इस पर तो हमने कर ली बात ये है कि इस वक्त इस सारे मसाइल का हल अगर किसी के पास है ना, तो वो है हमारी जुडिशरी के पास। ठीक है ना, इदारों की मुदाखलत से लेके और फॉर्म 47 तक इन सब का हल जुडिशरी के पास है। और अगर जुडिशरी ज़रा एक स्टेप बूढ़ ले के और पैरों पे खड़ी होके और वो इन चीज़ों पे बात करे तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। जुडिशरी पे तो खुद दबाव है। नहीं, जुडिशरी पे दबाव किस चीज़ का है? आप ये ऐसे ही है जैसे आप प्रोग्राम करने आए तो आप इशारों से बोलना शुरू कर दें तो मैं कहूँ ये क्या है कि मुझ पे कैमरामैन का दबाव है, तो फिर आप प्रोग्राम ना करें। अगर आपको ये दबाव है और आपने गूंगों की तरह इस प्रोग्राम करना है तो फिर आप प्रोग्राम ना करें, छोड़ दें। ठीक है ना, इतने क्या आपका वो है कि आप चिपके हुए। मैं आपको छोटी सी 2-3 चीजें करता हूँ। देखिए 2023 में ना कोई मेरा ख्याल 29 अप्रैल को काजी साहब ने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे ना, उनको एक ख़त लिखा और उसमें कहा कि देखें ये 53,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं और 2 जज सीनियर नहीं है हमारे और ये सारा जुडिशरी का निज़ाम लटक गया। बंदयाल साहब को ख़त लिखा। आज माशाल्लाह 57,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं और 3 हाईली जो वो है ना सीटें खाली हैं। तो आपने जब ख़त लिखा था तो आज तो आपके हाथ में है ना कि आप ये केसेस को भी बहुत कर दें। शुरू में आपने एक लाइव ट्रांसमिशन की और उसमें कहा कि केसेस ऐसे फटाफट हल होंगे और ये और होंगे और वो होंगे। ठीक है, तो आप कर देते, आपने नहीं किया। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। काजी साहब ने आपने दौरे जब बंदयाल साहब थे ना तो को तकरीबन 8 खत लिखे काजी साहब ने बंदयाल साहब को उनकी जिम्मेदारियां याद कराने के लिए कि जी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब आज 6 जजों को जो खत लिखा गया और वो काजी साहब के पास पेश हो गए, वो गेंद कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह की तरफ जारी है। अभी तक कौम मुंतजिर है कि उसका कोई फैसला है। हबे इतना लंबा ना लटकाए ना, ऐसे ही है। कभी आप कमीशन बना देते हैं, वो जज कहता है जी मैं तो नहीं बनता, मैं कोयलों की दलाली में मुकाला वाली बात है। ठीक है,
आप कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। बेहतर ये है, मैं क्योंकि मैं पर्सनली काजी साहब का ना बड़ा फैन हूँ, मैं एक अरसे से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ और मेरे हीरो हैं, आइडियल हैं। अच्छा। बेहतर ये है कि काजी साहब ना एक हीरोइक कदम करें और खुद को इस केस से अलहदा कर दें। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम की निगरानी में ये इदारे काम करते हैं तो वो होली सोली रिस्पॉन्सिबल है, तो आप वजीर आजम से मिल भी लिए जाके, आपको नहीं मिलना नहीं चाहिए। ये बीइंग हाँ। पाकिस्तानी मेरा हक है, मैं बात कर सकूं। ठीक है ना, मैं अपने जुडिशरी पे यकीन रखता हूं, मैं काजी साहब का फैन हूं, लेकिन इस मौके पे काजी साहब थोड़ा सा हीरोइक कदम उठाएं और खुद को अलहदा करके एक फुल बेंच बनाएं और उसको चाहे जैसे इमरान खान के ऊपर 20 घंटे समाअत हुई थी ना, और 20 घंटे की समाअत, क्योंकि अगले दिन वो किसी ने बताया था कि शायद क़यामत आने वाली थी, छोटी सी क़यामत थी। हाँ, तो उनके इससे पहले फैसले हो जाएं, पोस्टिंग हो सकती ताकि रोजे क़यामत हम जाके वो जिस तरह राना नहीं यहाँ पे एनालिस्ट है, तो ख्याल था कि राना को यहाँ पे अपना एज ए होस्ट बता दिया जाए और होस्ट को एनालिस्ट। तो वो जैसे वो लंबी हुई थी 20 घंटे की, इसी तरह आप करें। कौम का सब मुतालबा है कि हमें तो फैसला चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और चूंकि आप थोड़ा सा इसमें वो हो गए हैं, मैं आपकी इम्पार्शियलिटी पे नहीं वो शक कर रहा, मैं हैव फुली फेथ इन यू सर, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अलहदा हो जाए ना तो ज्यादा बेहतर अंदाज में केस हल हो सकता है और फुल बेंच बना दें, बनाने के बाद सारे जज फैसला कर दें जो भी कर दें। इसार साहब, एक और बात कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के मार्च से सख्ती करने का कोई इरादा नहीं है। इस पर हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो मौलाना फजल रहमान के मार्च से हम सख्ती नहीं करेंगे, ऐसा बयान दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आजकल बड़े मुख्तलिफ किस्म के और बड़े डिफरेंट किस्म के जो हैं वो बयान दे रहे हैं मलिक साहब। साथ ही साथ नून लीग में आपको लग रहा है कोई अंदर की तरफ कोई गेम चल रही है, कोई इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्योंकि नून और शीन के अलग होने का भी खतरा है? देखिए, ये भी ख़तरा बहुत पुराना है, ये मेरा हाल कोई 3-4 हज़ार साल का पुराना ख़तरा है, क्योंकि मैं तो पुराना जर्नलिस्ट हूँ, बड़ा मैंने सुना है, नवाज अलग वो अलग। पहले मैं आपको राने की देखें, इसी सवाल में दोनों आपके जवाब मिल रहे हैं। अभी कितने हुए हैं, जुमा 8 दिन हुए, 2 महीने हुए ना शहबाज शरीफ को। अब देखिए, शहबाज शरीफ के साथ असूली तौर पर किसका बयान आना बनता था? आपके वज़ीर दाखिला का। वज़ीर दाखिला कौन है? वो तो तन मन धन से एक डेमोक्रेट है, 2 करोड़ दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा, कभी भी नहीं हारे, इसीलिए वो वज़ीर दाखिला है। अब किसका बयान आ रहा है? राना का आ रहा है। तो नवाज शरीफ जो है बड़ा कैलकुलेटेड आदमी है, उसको पता था पावर लेनी है, पहले अपने मुकदमे साहब पावर ले ली। अब मसला ये बना हुआ है पार्टी के अंदर, जो नवाज के लिए बिल्कुल जायज़ मसला है कि ये भी इमरान खान 2 हुकूमत है। इमरान खान 2 हुकूमत ये खान साहब ने एक नई हुकूमत दरियाफ्त की थी पाकिस्तान में, उसको कहते हैं 1 पेज। मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है। 1 पेज हुकूमत। 1 पेज हुकूमत की होती है कि जो पाकिस्तान के सरकारी जो बड़े बड़े अहदेदार हैं, जो वो कहते हैं आप उनकी जी हाँ में हाँ मनाए, उसको 1 पेज कहते हैं। अब वो एक पॉलिटिकल एक डिमांड डिफरेंट होती है। जिस तरह अगर इस हम शो में हर चीज़ जो राना जिसकी तारीफ़ करे, मैं भी तारीफ़ शुरू कर दूँ, तुम भी तारीफ़ शुरू कर दो, प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा, इसी आपस ही लड़ना पाएंगे। तो दुनिया में एक कुछ चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट होता है। पॉलिटिशियन का अल्टीमेटली वो जो मैं कहता हूँ करप्ट हो, जो मर्जी, मैं ये बात नहीं कर रहा, अल्टीमेटली वो आवाम को जवाब दे। नवाज शरीफ जितना मर्जी गलत हो, इमरान खान जितना मर्जी गलत हो, जरदारी जितना मर्जी गलत हो, अल्टीमेटली उन्हें लोगों को जवाब देना है। अब मुझे बताओ 2 महीने में क्या आपने पेट्रोल काल कर दिए, बिजली आपके सामने। यार सुन, वज़ीर दाखिला, कल मैंने ग्रुप में भी वो भेजी है, वज़ीर दाखिला खुद फरमा रहा है कि 98 करोड़ रुपया तो सिर्फ लेस्को ने, हम लोरी बैठे हैं ना, हमसे लूट लिए। यार खुदा की कसम, ऐसी कोई रियासत हो सकती है? हमारा वो एतजाज़ ऐसे तो हमें कहता है ये माँ थी। कोई ऐसी माँ देखी जो अपनी औलाद के पेट से उसका दूध निकाल ले? देखिए कभी माँ? मैंने देखी है। कहाँ देखी है? आपने हिस्ट्री पढ़ी है कि सांप अपनी औलाद को खुद खा जाता है? नहीं, वो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है बस। अपनी तो वो खा जाती है अपनी औलाद। तो हमें तो यही पता था, कि रियासत ये जिस तरह अल्लाह ताला ऊपर आसमान पे रहमतों के लिए बैठा है, इस तरह रियासत भी। मेरा वज़ीर दाखिला यार खुद उसके अपने अल्फाजों से कह रहा है कि इन लोगों ने, लेस्को ने, वो खुद कह रहा है। ये वज़ीर के पहले एक ज़माना था कि ये जो सरकारी सरकूरी होते थे ना, बिजली चोरी होती थी, तो इधर उधर करके ना ये बैलेंस कर लेते थे। वो खुद कह रहा है, उसको एहसास हो गया, कहता है ये जो गरीब लोग ना 300 यूनिट वाले, उनको खंजर मार रहे हैं। कितना 98 करोड़ रुपये सिर्फ एक माह के बिल से इन्होंने लेस्को से मार लिए।
तो मैं जो बात करना चाहूँ ना, जो आपके सवाल की जवाब, मैं इस चक्कर किसी की अजमत नहीं बयान कर रहा। नवाज को पता है ये वारे में नहीं है, ये जो 1 पेज है ना ये वारे में नहीं है। ये बड़ा आपको एक नए इन्होंने ध्यान लगा दिया है 1 पेज के साथ। जी IMF से मुज़ाकरात हो गए हैं, अब ये पैसे हो गए, अब करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बेहतर हो गया, अब शरह सूद बेहतर हो गई है, शरह सूद बेहतर होने से जो डिफ़ॉल्ट है वो कम हो गया। हर बंदे को अल्फाजों की मार मार के वो हमें साल अंदर जी हालात बेहतर हो गए। अब सवाल ये है कि नवाज को एक बात का पता है, अगर ये सस्टेन कर गई हुकूमत इसी तरह 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर 2 ईयर्स में, तो मैं पॉलिटिकली गया, पॉलिटिकली गया। इसीलिए शहबाज हुकूमत, आज आपका जो सवाल है उसी में आपका जवाब आ गया कि नवाज इज़ कमिंग बैक। अब जो दूसरा पॉलिटिकली वो बड़ा सियाना आदमी है, वो जो होता है ना कि जिस तरह खेमे में ऊँटने जाना, तो वो देखता है कितनी जगह मिलती है। तो जितनी नवाज को जगह मिल रही है ना, ये मेरा एनालिसिस है। उसने डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको ले आया। अब देखो ये किसको अनसर्कल कर रहा है, डिप्टी वज़ीर आज़म किसको अनसर्कल करेगा, वज़ीर ख़जाना को जो हॉलैंड से आया। अच्छा, उसके ऊपर उसने एक बैठा दिया, अजर वज़ीर दाखिला इनके कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसके ऊपर उन्होंने अपना बंदा बैठा दिया। तो ये जो लड़ाइयाँ लड़ूइयाँ चलती रहेंगी, डिफरेंसेस हैं, मगर अल्टीमेटली आज भी नवाज ने साबित किया कि जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है वो नवाज शरीफ, और मैं उसको डोमिनेट करूँगा। इसार साहब, आपको क्या लग रहा है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में दरमियान में ये इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं? क्या नून और शीन जो है फ्यूचर में आप अलग अलग देख रहे हैं, और जो बीच के जो सियासी लीडरान हैं, इनके पुराने जो दोस्त हैं जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनकी मुशावरत पर चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब, या अपनी हिकमत अमली है उनकी ये सारी गेम के पीछे कि वो दोबारा से गेम में वापस इन हो जाए? हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे ना कि वो एक जिन है तो उसकी जान फना तोते में है, और वो तोता जो है वो फना पहाड़ियों के कोमालिया के उसमें है, वहाँ जाएंगे तो वो होगा। नून लीग की जो जान है ना वो है वजारत ख़जाना में और वजारत दाखिला में। इस जिन की जान इन 2 वजारतों में, ये जब इनसे ये छीन ली जाती है ना, तो ये ऐसे तड़पते हैं जैसे मछली पानी के बाहर तड़पती है ना, उस तरह। क्योंकि ये समझते हैं कि अगर हमारा शब होना है तो फिर शब ये कि पैसे वाले नीचे हमारे हों, हम फैसले करें, और फिर हम फैसला करें कि भाई सांस किसने लेना है शहर में, किसके सांस रोकने। ठीक है, ये तो है उनकी एक पुरानी ख्वाहिश। जो बात मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में कही थी कि अक्टूबर नवंबर में नए इंतखाबात का सोचा जा रहा है, अब उस बात को इस बात से मिलाएं कि नवाज शरीफ भी पेशबंदी कर रहे हैं आने वाले वक्त की। उन्हें भी इस बात का इदराक हो गया है कि ये हुकूमत नहीं चलनी। ठीक है, ये बात वो समझ चुके हैं। अब उससे पहले डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो एक तासुर ये देने की कोशिश करेंगे कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। मैंने देख लें उनके बंदे के ऊपर एक बंदा लगा दिया वजारत खजाना पे, मैंने उनके वजीर दाखिला पे अपना बंदा लगा दिया, और मेरे अब उनसे इख्तलाफात है। ठीक है, वो अब अपने निजी महफिलों में भी जब कोई लीडर किसी सहाफी से निजी मुलाकात में कोई बातें करता है ना, वो कभी भी निजी नहीं होती। ठीक है ना, वो कभी निजी नहीं होती। ये मलिक को ले जाएं, इसे मिलवाएं किसी बड़े आदमी से, वो इसे 10,000 बातें करेगा ना, और कहेगा यार ऑफ द रिकॉर्ड है, उसे भी पता है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है ना, सॉरी टू कट यू, इसका मतलब होता है कि यार ये बड़ी सीरियस बातें हैं। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड का ही मतलब ये होता है कि ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि ये भाई ये समझ रहे हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ करो इसका, और ये बाहर जाके तुमने करनी है। ठीक है ना, जैसे इमरान खान साहब ने जब साइफर साफियों को दिखाया था ना वजीर आजम हाउस में अपने आखिरी दिनों में, तो जब हम लोग थे 18-20 लोग, उन्होंने साइफर दिखाया, असद साहब ने अपनी जेब में से निकाल के दिखाया, फिर हमारे एक वो होते थे, क्या नाम था उनका, अभी बाजल, तो दिखा के उन्होंने कहा, हमने कहा ये हमें तो दिखाया साइफर, तो उन्होंने कहा नहीं ये बड़ी डॉक्यूमेंट वो है तो हम आपको नहीं दिखा सकते, बस दूर से दिखा सकते हैं, और प्लीज आपने इस पे बात भी बाहर नहीं करनी। ठीक है ना, तो मैं समझ गया कि इसी पे बात करनी है। ठीक है, अच्छा अब मैं जो बात कह रहा हूँ कि उन्हें भी इस बात का पता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान के मामला सीधे हो जाते हैं, फिर नवाज शरीफ साहब के पास एक गोल्डन चांस होगा कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट खड़े हो और लोगों से कहें कि देखो जी इमरान खान तो उनके साथ मिल गया। ठीक है, और मैं हूं असल बाबा जिसके ऊपर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और वो अगर इलेक्शन हो तो फिर वो मामला उस तरफ जाए। ये तो एक जो सीन नजर आ रहा है वो है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो अड़े पोले ने, इतने सादा हैं?
कि वो इस सारी गेम को देखेंगे और कहेंगे कि ओहो ये तो मियाँ साहब एकदम जाग गए और भाई ये तो जाग गए तो अब तो हमें कोई पीछे जाना चाहिए। उन्हें भी पता है कि अगर उन्होंने मियाँ साहब को हवा भर के इमरान खान के मुकाबले में खड़ा करना है तो वो ये नैरेटिव खुद बिल्ड करेंगे, और अगर नहीं करना होगा तो सिर्फ NA 130 के और वो कौन सा था वहाँ का शांगला का, वहाँ उसके फार्म 45 जो है बंदे से कहेंगे जरा छाप देना यार, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एकदम बंदा नीचे आ जाएगा, गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। तो ये आने वाले दिनों में मियाँ साहब जो हैं अपना नैरेटिव बदलने जा रही है, ये सारी निशानी है। मालिक साहब, आपको क्या लग रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं अपना नैरेटिव आने वाले दिनों में बदल लेते हैं और एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपना नैरेटिव बिल्डअप करते हैं तो एज सच मकबूल हो पाएगा, अगर इन केस इमरान खान भी एस्टैब्लिशमेंट से हाथ नहीं मिलाते हैं तो? ये सारी टॉक शोज़ की बातें हैं जो हम करते हैं, बात सीधी सीधी है। इमरान खान अपना जेल में रहेगा, जो मौजूदा सेटअप है ये फैसला है, और वो इसी तरह गोहर और मरवत जो है वो भी अपने टिकटॉक बनाते रहेंगे, मरीम अपने टिकटॉक बनाती रहेगी, बड़ा शदीद मुकाबला इसमें होगा, कहानी का ख़त्म होनी है। अब काफ़ी हो गया मेरे लिए, पाकिस्तान के लोगों को इतना नैरेटिव ये जो नया लफ्ज़ बयानी का आगे कोई ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। देखो बात ये है कि अगर जून का महीना हो, लोर की मैं बात करूं, और बाहर 120 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो, तो मैं बहुत समझदार आदमी हूँ, मेरी ज़ुबान बड़ी अच्छी है, मेरा इजहार बड़ा अच्छा है, मैं बहुत बड़ा प्रोपोगंडिस्ट हूँ, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैंने मीडिया भी कंट्रोल कर लिया, मैंने सोशल मीडिया भी कंट्रोल कर लिया, मैंने जूता पकड़ के तुम्हारा एक्स भी बंद कर दिया, तो तुम्हें नहीं पता लगेगा बाहर गर्मी है? भूल जाओगी तुम? बताओ ना, बोले अगर नहीं तो बाहर गर्मी तो गर्मी है। मुझे ये बताओ इस कंडीशन में कौन सा बयानी है जो पाकिस्तानी लोगों को सेटिस्फाई कर सकता? दुनिया का कोई बयानी नहीं कर सकता। आई डोंट बाय इट, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। यार गुर्बत बोलती है, कमी बोलती है, डेस्परेशन बोलती है, मायूसी बोलती है, बेरोज़गारी बोलती है, और इस पर हमने ये रख लिया कि जी 4 अच्छे जर्नलिस्ट लें, वो टाई लगाएं, एक उसमें गंजा हो, एक की दाढ़ी हो, वो बड़ी अजीबोगरीब बातें करें तो नैरेटिव बदल जाता है, और कुछ नहीं बदलता। पाकिस्तान के लोगों को सब पता है, अगर नवाज ने तुम्हारे सवाल के पे आने लगा, अगर वाकई ईमानदारी से उसने कुछ करना है तो देयर इज़ ओनली वन वे, बाकी सारा बेकार है। वो लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाए, रिलीफ दे, एक्चुअल में बदले। और ये लिख लो मेरी बात, अब गॉन आर द डे। मैं तुम्हें ये भी कह सकता हूँ आउट ऑफ द वे बात करने को, अगर खान साहब बाहर आ जाए, नवंबर में इलेक्शन हो जाए जैसा राना कह रहा है, अक्टूबर में वो आ जाए, अगर यही चैलेंज एक्जैक्टली इमरान के लिए होगा, वो वक्त गुजर गया कि अच्छी अच्छी बातों से अब आप लोगों का दिल में लाएंगे। लोग बहुत तंग आ गए हैं यार, 76 साल का सफ़र है, बस करो यार। राना साहब, मरीम नवाज़ जो हैं बींगा वज़ीर आला जो हैं, नवाज़ शरीफ के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करेंगी, कुछ अच्छी मराद देकर आवाम के लिए सहूलियात पैदा करके, क्या लग रहा है बेनिफिशियल? पहले तो मैं ना मलिक साहब की एक बात का ये जो कह रहे हैं ना कि बहुत शदीद गर्मी होगी और ये और वो, तो माजी में भी PTI ने जून जुलाई के अंदर ही धरने दिए और साबित कदमी से खड़े रहे थे, ठीक है ना। तारीखी इस्लामाबाद वाला जो धरना है वो कितने 200-250 दिन चला था, और वो गर्मी जून जुलाई भी उसी में आई थी। तो ये तो मलिक साहब मर रहे हैं कि जून जुलाई की गर्मी को पहली दफ़ा पड़ेगी और लाहौर जैकबाबाद हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो नहीं होगा उनके, अगर उन्होंने तय कर लिया तो फिर तय कर लिया, वो कर लेंगे। उन्होंने पहले भी साबित किया हुआ कि उनका अज़्म हौसला इतना कमज़ोर नहीं है। फिर इस बार तो उन्हें यह भी डर नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान उनके लिए ज़मीन गर्म कर देंगे और उनके तलवे जल जाएंगे। अब तो मौलाना साहब भी चलांगी पखियाँ गल्ला उनकी गूड़ियाँ गाते हुए उनके साथ चलने को तैयार हैं। अब वो जमात इस्लामी की तरफ आ जाए। देखिए बिल्कुल मलिक ठीक कहता है कि जमात इस्लामी ने 1970 में 4 सीटें ली थी, अब भी उन्होंने नहीं ली, लेकिन जमात इस्लामी ने एक तारीखी काम किया है, पाकिस्तान की तारीख में ये लिखा जाएगा। और वो ये किया कि उन्होंने जो सीटें जीती थी उन्होंने वो वापस कर दी कि हमने नहीं जीती, ये किसी और ने जीती। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। दूसरी बात ये कि जो हाफिज नईमुर रहमान साहब है ना, वो जदीद दौर के काजी हुसैन अहमद हैं, ये बात जहन में रखिएगा आप। ये वो जमात इस्लामी नहीं होगी जो मुनव्वर हसन साहब चला रहे थे या सिराजुल हक साहब चला रहे थे। मैं सिराजुल हक साहब से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतना नफीस धीमा आदमी पाकिस्तानी सियासत में मैं नहीं समझता कि चल सकता था, लेकिन उन्होंने बड़ी बात है फिर भी उन्होंने किया। हाफिज नईमुर रहमान इमरान खान के माइंडसेट के करीब इस हवाले से हैं कि उन्हें जदीद दौर के मीडिया के तकाजे जो है ना, कम्युनिकेशन जो वो है तरीक़ेकार, वो उन्हें सारे आते हैं। और कराची में
वो जीरो से उन्होंने अपनी जमात को हीरो बनाया। आप हरा दें, कुछ भी कर दें, वो बलदियाती इंतखाब भी जीत अब गए, निकल तो आए सारा ना, वो कुछ भी तहरीक हुआ। चलाने तो लगे। वो उस इसे नए अंदाज में, साइंटिफिक अंदाज में चलाएंगे। लेकिन फिर अगेन मेरा आखिरी जुमला फिर मलक की तरफ जाएगा, मैं फिर भी ये समझता हूँ कि आखिर हम कब तक ये सांप सीढ़ी का खेल खेलते रहेंगे, कब तक इसी तरह होगा। जुल्फकार अली भुट्टो साहब आएंगे, उनके साथ हम पीएनए बना देंगे, वो भुट्टो साहब को फांसी लगवा देंगे, भुट्टो साहब शहीद हो जाएंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आएंगी, आप कौमी इत्तेहाद बना देंगे, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना देंगे, उनको इसके ज़रिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सियासी तौर पे कत्ल करने की कोशिश करेंगे। फिर आप को क्या कहते हैं, किसी और को हवा भर देंगे, अब आप किसी और को, कब तक ऐसे हम चलाते रहेंगे? आखिर इससे हमें क्या मिला आज तक? बिल्कुल, भूख, नंग, बेरोजगारी, 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास छत नहीं है। इसमें हम उन लोगों को भी शामिल कर रहे हैं छत वालों में जिनके पास टीन की छत है, वो भी है। ठीक है, हेपेटाइटिस में हम दुनिया में नंबर 1 है, हम शुगर के अंदर हम दुनिया के टॉप 5 नेशंस के अंदर हैं। 1 अरब रुपया डॉलर हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारा मैच इंडिया से है जो 4,000 अरब डॉलर से प्लस की इकोनॉमी लेके बैठे हैं। सॉरी, एक जुमला और सुन लीजिए। हम तो इस सतह के ऊपर एक नाकाम किस्म का निजाम लेके बैठे हुए कि अभी 500 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल है, जिक्र ही कोई नहीं है, कोई जिक्र नहीं हो रहा। और उसके मलिक साहब सुने, उसकी पता है तहकीकात कौन करेगा? वो एक ग्रेड 19 का अफसर, ओदी जुर्रत है कि नकवी साहब के खिलाफ गल कर सके? उसकी जुर्रत है कि वो सेनेटर, वो प्रोफेसर जनाब डॉक्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब के लिए बात कर सके? ठीक है, तो वो कर सकता है तहकीकात? वो अपनी इंशाल्लाह कनाडा, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मजाक से बनाने, वो भी बड़ा होके कनाडा चला जाए। बड़ा होके कनाडा चला जाए। 500 अरब रुपए कौम के वो खत्म हो गए, एक ग्रेड 19 का अफसर आपने बिठा दिया, वो तहकीकात करेगा? यार हद हो गई यार लोगों को बेवकूफ बनाने की। बिल्कुल, आवाम के लिए इकदाम करने की अशद ज़रूरत है। गंदम का बहरान भी सर पर है, दीगर इशूज़ हैं। आवाम को खुदारा बेवकूफ़ बनाना बंद करें। हाजिर इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आप डिस्कस कर लेते हैं। लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कल एक पुलिस कांस्टेबल जो हैं ग़ुलाम रसूल, वो अपनी ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे जब टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया और मुल्ज़िमान जो हैं वो ताहाल जो हैं वो रूपोश हैं, अभी तक जो है उनको पकड़ा नहीं जा सका है। ताहिर मलिक साहब, ऐसा मुल्क जहाँ पर पुलिस एहलकार खुद महफूज नहीं है, वहाँ पर आवाम कैसे महफूज रह सकते हैं? पहले तो आपको एक पुलिस मस्जिद बनानी चाहिए जो पुलिस की हिफाजत करे। इसका जो पहला आपका सवाल बड़ा कंसर्न है। हिफाजत कौन? फिर उसके लिए लाके कोई पुलिस बना ले। देखिए, हिफाजत तो सिटीज़न का राइट है ना, उसको आपको प्रोटेक्ट करना। तो इसके लिए तो अगर आप पंजाब पुलिस अपनी की हिफाजत नहीं हो रही तो आपको फिर उनकी हिफाजत के लिए पुलिस बनानी चाहिए। मैं थोड़ा सा डाटा देख रहा था, 3 माह में ना, ये जो पिछले जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें 70% जो मुकदमात के मुलज़म ही नहीं पकड़े गए। अगर 100 किसी पे इल्ज़ाम लगे, मुकदमे का मतलब ये है ना कि जो चीज़ लॉ ब्रेकिंग हुई है, 70% लोग जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके। तो ये तो आपकी परफॉर्मेंस है, ये तो आपकी। और रियासत की जो हम इतनी बातें करते हैं, रियासत का सबसे बुनियादी जो फंक्शन है ना, और जो सारा इमेज और सिंबल है, 2 चीज़ों पर गिर घूमता है। रियासत का सारा तस्वर ये था कि इंसान जब सदियों जंगल में रहना, तो जंगल के लिए उसका एक ही रूल था, वो भी बड़ा सिस्टमेटिक था, वो भी एक प्रिंसिपल था, वो था नहीं, बेहतर नहीं था, वो एक बड़ा नेचुरल रूल था कि ताकतवर जो है कमज़ोर को खा सकता है, क्योंकि वो ताकतवर है, उसकी मर्जी है। अगर शेर है तो शेर कोई शौक में नहीं शिकार करता, क्योंकि वो ताकतवर है, भी उसको भूख लगी, उसने हिरन खा लिए। तो जो हिरन अगर समझदार ज़्यादा तो वो शेर को खा ले, वो नहीं खा सकता। तो इस सिविलाइजेशन के क्वेश्चन कहाँ पे बना? इंसान ने जब सदियों ये इस असूल के तहत रहा कि यार ये ताकत हमने, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, हम क्यों ना रूल्स बना लें, हम क्यों ना एक निज़ाम बना लें, हम क्यों ना एक लॉ बना लें, हम क्यों ना वो एक ऐसे रूल्स बना लें जिससे हम हर इंसान को उसका हक दे दें। उसके लिए रियासत बनी, और उस रियासत की सबसे बड़ी जो नुमाइंदा है वो पुलिस है, जो आपको सबसे बुनियादी आपका राइट देगी, तहफ़्फ़ुज़। तो मेरे लिए अब क्या आगे बहस रहेगी कि जिस निज़ाम में 100 अगर मुकदमात हुए हैं, तो हमारा जो निज़ाम है वो अपना 70% लोग पकड़ ही नहीं सकी। और ये वो निज़ाम है जिसको अगर कोई
ताकतवरों का मसला आ जाए तो ये मैं तो बड़ा माठा सा हूँ आईटी में, मुझे पता लगा कि आप घर से रोटी भी लेने जाए ना तो पता चल जाता कि ताहिर मेरा रोटी ले रहा है और इसका जो क्या कहते हैं रोटी का रुमाल लेफ़्ट का है कि राइट का है। ये जो मेरा मोबाइल है ना, इसमें अगर सिम मैं बंद भी कर दूँ, ये मुझे जो तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने समझाया, ये मुझे ट्रेस कर सकता है मैं कहाँ हूँ। ठीक है, ये मोबाइल से जो मेरा नाम है, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरी जेब में एक शनाख्ती कार्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जब भी डेबू पे बैठा हूँ, मैंने जब भी किसी जहाज़ पे बैठा हूँ, ये राना तो बैठते हैं चिंग पे, इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं बनता, तो कोई इस तरह की जो भी आप चीज़ करते हैं ना, ये सिर्फ मतलब इस मुल्क के पास, इस रियासत के पास इतना निज़ाम है कि अगर वो मेरा शनाख्ती कार्ड डाले तो इसको 2 मिनट में पता लग जाएगा ये बंदा टैक्स कितना देता है, ठीक है जी, इसने ट्रैवल कितना किया है। मैं ये जो ना पंजाबी जगह खंबा, ये सारे खंबों का इसका पता है कि मैं सुबह अगर ये बता सकता है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, ये बता देगा कि ये जो सेट है ये सुबह गुजना वाले था, ये इचरे था, कहाँ था। इस निज़ाम के बाद मेरा सिर्फ आप दोनों से सवाल है कि 70% मुलज़म आप पकड़ ही नहीं सके, मैं किस पे ट्रस्ट करूं, मैं कहाँ जाऊँ? अब आप इसका जवाब दें। इसार साहब, अब आप देखिए ना कि जिस तरह के वाक़यात पहले सिंध में होते थे, अब लाहौर में शुरू हो चुके हैं। क्राइम रेशो की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एज़ कम्पेरेटिवली अदर ममालिक के बहुत ज़्यादा है। तो आखिर कौन जराइम को कंट्रोल करेगा, कैसे होंगे जराइम कंट्रोल? इतनी सहूलियात हैं, इतनी ऐप्स हैं, जैसे कि ताहिर मलिक साहब ने, मैं उनकी बात कोट करूँगी, इतनी टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी मुलज़मान जो है वो नहीं पकड़े जाते और जराइम जो है वो कंट्रोल नहीं होते। डॉल्फिन फोर्स इन्होंने बना दी, कितनी सारी फोर्सेस बनाई हैं, उसके बावजूद जो है वहीं के वहीं हालात हैं। अच्छा देखिए, ये वारदातें हो रही हैं ना, ये एक सीरियल किलर है। ये कोई एक बंदा है जो पुलिस वालों पे हमले कर रहा है। एक ही तरह की वारदात एक ही अंदाज में हो रही है और सिर्फ लाहौर में। तो ये इस पे पुलिस वाले सर जोड़ के बैठे हुए हैं और मेरा ये यकीन है कि वो नहीं पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने कहा कह रहा यकीन आप खड़े हो गए, ठीक है ना? नहीं पकड़ लेंगे। क्योंकि मैं तमाम तर बातों के बावजूद अपनी लाहौर की, पंजाब की पुलिस से हमदर्दी रखता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अफसर की बात नहीं कर रहा मैं, जो छोटे लेवल के रैंक के लोग हैं ना, कभी आप इन्हें देखिएगा, अब ये जून जुलाई की गर्मियों में जो ये वार्डन सड़कों पे चिलचिलाती धूप में और वो ज़मीन से जो आग निकल रही होती है उसमें अपनी ड्यूटी पूरी दे रहे होते हैं। बिल्कुल ट्रू। ठीक है, और फिर आप कभी रात को निकले ना, तो चूँकि मलक का तो कद लंबा है, इसको तो जहाज में भी जिस सीट पे बिठाते हैं वो नीचे बिठाते हैं ताकि सर इसका पूरा बराबर आ जाए। तो मैं तो चिंची पे सफ़र कर रहा होता हूँ, तो मैंने देखा है कि रात को ये बेचारे यहाँ ड्यूटियाँ दे के, और फिर किसी ने कसूर जाना है, किसी ने कहीं, तो वो गाड़ियाँ ढूंढते होते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सके। मैं इस सारी लड़ाई में जो शहीद हुए हैं लोग, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ दिल से। बिल्कुल, हम सब हैं। क्योंकि कुछ भी है बहरहाल, वो हर प्रोफेशन में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। ठीक है, सारे साफ़ी अच्छे नहीं हैं, ठीक है, सारे फनकार अच्छे नहीं हैं, सारे हर जगह कुछ है, रेशो होती है। और अगर मैं चले वो छोड़े, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सारे का वजह पता है क्या है? ये वो तो पकड़ा जाएगा जब आपने जूनियर्स को सीनियर्स पे लाके बिठाना शुरू कर देंगे, सीनियर्स घर चले जाएंगे, पुलिस के अंदर एक बेयकीनी फैल जाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस के ऑफिसर्स इस बात से खुश हो जाएंगे कि सीएम को वर्दी पहना दी है, उसको मैंने स्टिक रख दी है, उन्होंने यूं सलूट किया है, पीछे हम खड़े हुए हैं, साडा दिन निकल गया। अब ये वीडियो बन गई, अब हमारी नौकरी को कोई नहीं छेड़ सकता। ठीक है ना, हम सीएम हमसे खुश हो गई, फिर साथ ही वो एलिट फोर्स वाले कहते हैं कि साड़ी वर्दी भी पवा दो ताकि हम भी सेफ हो जाए। जब आप इतने संजीदा इदारे को इतना गैर संजीदा कर लेंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। और दूसरी बात यह कि पुलिस वाले लाहौरियों की बेचारों, पाकिस्तान के पुलिस वाले हिफाजत कब करते हैं? वो तो सारे होते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल्स के ऊपर, बड़े बड़े महलों के बाहर खड़े होते, गाड़ियां निकल रही है उनके पीछे वो खड़े हुए जा रहे होते। वो जिस बेरहमी से कोई जा रही हो ना वीआईपी की गाड़ी, उसके पीछे जो वो होते हैं डाले में, अगर आपकी गाड़ी उस रेंज में आ गई तो वो आपको जिस तरह इशारा करते हैं कि ओ बादशाह सलामत की सवारी जा रही है, आप इसके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जन बच्चा कोलू में पिसवा दिया जाएगा। ठीक है ना? सो जब तक, और फिर दूसरी बात ये कि जब तक आप सियासी तकरूरियां करेंगे, सियासी अपने बंदे
पूरा ग्वाल मंडी नु SHO बना दो, ऐसे। फला को यूं कर दो, तो फिर इसी तरह होगा। आप इसे प्रोफेशनली चलाएं और फिर आप देखें कि क्या होता है। मैं एक मिनट आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा, खत्म। मलिक साहब, मैं पढ़ रहा था अमेरिका के कई अंदर, उसने गाड़ी रोकी, अभी मोटरवे का आज ही वाकया हुआ, खातून वाला गाड़ी रोकी, तो उसने कहा जी आपने ओवर स्पीड हुआ, आप पे इतना जुर्माना। तो उसने कहा जी ठीक है मैं जुर्माना दे दूंगा, ये मेरा कार्ड है, मैं सेनेटर हूँ। उसने कहा आपको नया जुर्माना। उसने कहा क्या कि आपने बताया कि मैं सेनेटर हूँ, ठीक है। उसने कहा कि आप मेरे हैसियत को चलेंगे। उन्होंने कहा तीसरा जुर्माना। आपने मुझसे बहस की। भाई मुहज्जिब मुआशरों के अंदर कैद कबूल करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे एक वो MPA कोई गाड़ी के सब इंस्पेक्टर ने रोकी, उससे माफी मंगवाई, उसने वीडियो बनवा के माफी मंगवाई। फिर आगे से हमारा इंसाफ देख लें कि हमने उसे बुलाया कि नहीं नहीं ये बड़ा जुल्म हुआ, हम ही जरा हीरो बनेंगे और हम नहीं ऐसे। उन्होंने उस बेचारे को लाके अपने बिठाया, ये दुनिया को मैसेज देने के लिए कि भाई हम तेरे साथ हैं। तूने उसको ये कहा कि तूने ऐसे नहीं देखना, वो ऐसे ही बैठा था। ओ भाई वो हमारा मुहाफिज है यार, उसको इज्जत दो। बोर्ड को इज्जत नहीं देते, उसे इज्जत दे दो यार। उसको तो तुम ये दे दो मैसेज के भाई ठीक है उसने मेरे साथ ज्यादती की। ये बड़ी ज्यादती है कि उसके सामने पता नहीं CCTV पे बैठा था कौन, वो एक दूसरे को देख रहे थे, बस उधर नहीं देख सकते थे। ऐसी है सार साहब, जराइम की रशो कंट्रोल करना अशद जरूरी, ताकि आवाम जो है वो महफूज जो है वो फील कर सके। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।